अब हम जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेके 1627 तक रहा। 1605 से 1627 तक रहा जहांगीर का कार्यकाल। तो हम देखते हैं उसका जन्म जो है 1569 में हुआ। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम अकबर, माता का नाम जोधाबाई, जोधाबाई जो कि हिंदू थी, जोधाबाई, और फतेहपुर सिकरी में जन्म हुआ। फतेहपुर सिकरी में जन्म हुआ। और बचपन का नाम जो है सलीम, उसके पीछे भी कारण है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, तो इस कारण बचपन में नाम सलीम था। राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर के मरने के बाद 16 अक्टूबर 1605 को राज्याभिषेक हुआ और ये 27 तक शासन किया। मृत्यु हो गया 1627 में, आगरा में मृत्यु हुआ और इसका मकबरा जो है शाहदरा लाहौर में है। आगरा में मृत्यु हुआ और मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। तो आपने ये बातें समझा। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो हम पढ़ रहे हैं नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में। 1605 से 27, ठीक है। जन्म 1569 में, पिता का नाम अकबर, माता का नाम जोधाबाई, फतेहपुर सिकरी में जन्म हुआ और बचपन का नाम सलीम था क्योंकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था 24 अक्टूबर 1605 को और मृत्यु हो गया था आगरा में। मकबरा है शाहदरा लाहौर में। अब जानते हैं विवाह। तो इसने जो शादियां की उसमें आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से शादी किया। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से शादी किया, जिससे इसको खुसरो पुत्र का प्राप्ति हुआ। कौन सा पुत्र हुआ? खुसरो पुत्र प्राप्त हुआ, खुसरो। और फिर मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से जो शादी किया उससे इससे खुर्रम पुत्र मिला, खुर्रम मिला। तो दो पुत्र की बात करते हैं। पहली शादी किया आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से, मानबाई से शादी किया तो खुसरो हुआ पुत्र, ठीक है। और मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से शादी किया तो खुर्रम पुत्र हुआ। और तीसरा शादी इसने नूरजहाँ से 1611 में किया। तीसरा शादी, 3 शादी इसने किया, प्रमुख शादियाँ 3 शादी, तीसरा शादी नूरजहाँ से किया। अब देखिए खुसरो, इसके पुत्र की कहानी समझते हैं क्या है। तो खुसरो जो है, खुसरो को अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। इसके पुत्र खुसरो को अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। इसके पुत्र परवेज को महाबत खां का समर्थन प्राप्त था और खुर्रम को जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। खुर्रम जो है खुद उसके पिता उसको लाइक करते थे, जबकि खुसरो गया था अर्जुन देव से सहायता प्राप्त करने। इसी कारण अर्जुन देव का जहांगीर ने हत्या भी करवा दिया था। और शहरयार इसे नूरजहाँ का समर्थन था। शहरयार जो उसका पुत्र था उसको किसका समर्थन था? नूरजहाँ का। फिर से देखिए, इसके प्रमुख पुत्र में खुसरो को अर्जुन देव का समर्थन था, परवेज को महाबत खां का समर्थन था, खुर्रम को जहांगीर का समर्थन था और शहरयार को नूरजहाँ का समर्थन था। नूरजहाँ के बारे में जानते हैं डिटेल से। ईरानी निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री, ईरानी निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री है नूरजहाँ। वास्तविक नाम है नूरजहाँ का मेहरुनिसा, मेहरुनिसा नाम है। 1594 में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से होता है। 1594 में शादी होता है अली कुली बेग से और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान का उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर ने एक शेर को एक ही बार में मार देने के कारण इसके पति जो थे अली कुली बेग, उसको शेर अफगान की उपाधि जहांगीर देता है। उसके बाद इसके पति का हत्या करा दिया जाता है, कहा जाता है जहांगीर के द्वारा ही। बहुत सारे स्रोत है इतिहास में। तो जब इसके पति मर जाते हैं अली कुली बेग, तो सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर, वही नवरोज़ त्यौहार जो बलबन शुरू किया था, नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और 1611 में इससे शादी कर लिया। नवरोज़ के त्यौहार पर मेहरुनिसा को देखा और इससे शादी कर लिया, ठीक है, यानी नूरजहाँ को। और जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहाँ का उपाधि दिया। नूर महल मतलब होता है जो पूरे महल में जो रोशनी फैला दे, वो होता है नूर महल। और नूरजहाँ जो पूरे दुनिया को रोशनी दे, वो नूरजहाँ का उपाधि दिया। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उद्दौला को उपाधि दिया। जहांगीर के जो ससुर जी होंगे, यानी नूरजहाँ के जो पिता हैं मिर्ज़ा गियास बेग, जो ईरान निवासी हैं, उनको जो है दीवान बना दिया, शाही दीवान, और इत्माद उद्दौला का उपाधि भी देने का काम किया। जहांगीर के शासनकाल में ईरानी लोग को जो है बहुत उच्च सारे पद दिए गए, क्योंकि नूरजहाँ ईरानी थी, इसके पिता जो मिर्ज़ा गियास बेग वो ईरानी थे। नूरजहाँ की माँ असमत खां जो है वो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। तो ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन सब बातों को याद रखेंगे। ईरानी निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री नूरजहाँ, वास्तविक नाम मेहरुनिसा,
1594 में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान का उपाधि दिया। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उस पर फिदा हो गया और मई 1611 में शादी कर लिया। जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहाँ का उपाधि दिया। नूरजहाँ के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने उसके पिता गियास बेग को शाही दीवान बनाया। इत्मादुद्दौला का उपाधि दिया। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद दिए गए। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि जानती थी। जहांगीर के टाइम में हम लोग जानते हैं चित्रकला की क्या स्थिति थी। तो जहांगीर ने सबसे पहले मात्र ग्रंथ के विषयों की चित्रकारी शुरू की थी। जहांगीर से पहले मात्र ग्रंथ यानी जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगल काल में गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। तो जहांगीर से पहले जो मुगल का दरबार में जो चित्रकारी थी वो केवल मतलब ग्रंथ के विषयों पर होता था। और आगरा में चित्रणशाला का निर्माण किया ये, ठीक है, और अध्यक्ष बनाया आगा खां को। हजमानामा का विषय चित्रकला इसके समय में बना। हजमानामा का विषय प्रमुख चित्रकार इसके समय थे आगा खां, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर जिसको नादिर अल उसका उपाधि दिया गया, अबुल हसन, नाजिरुद्दौला, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे। आगा खां इसको क्या करें, तो हम बात कर रहे हैं आगे कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर से पहले मात्र ग्रंथ के विषयों पर चित्रकारी होती थी। ध्यान दीजिए बात को। आगरा में चित्रणशाला का निर्माण जहांगीर करवाया, अध्यक्ष बनाया था आगा खां को। हजमानामा का विषय जो है चित्रकला का इसका विषय था, उसका नाम था हजमानामा। चित्रकार थे आगा खां, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर जो थे, उस्ताद मंसूर बार बार परीक्षा पूछता है, नासिर अल उसका उपाधि मिला था। अबुल हसन को नादी रुजमा का उपाधि मिला था। बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन इनके समय के प्रमुख चित्रकार थे। आइए फिर से एक बार देखते हैं इसको। देखिए, जहांगीर से पहले मात्र विषय ग्रंथों पे चित्रकारी होती थी। आगरा में चित्रणशाला का निर्माण जहांगीर करवाया। हजमानामा इसका विषय होता था चित्रकला का। चित्रकारों में थे आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर जिसको नादिर अल उस का उपाधि, अबुल हसन को नादी रुजमा का उपाधि, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन इत्यादि। जहांगीर के समय साहित्य की स्थिति देखते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी उनकी आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। यानी आप देख लीजिए, मुगल काल में एक आत्मकथा बाबर ने लिखा था तुजुके बाबरी, जो तुर्की भाषा में था, लेकिन इनका जो है फारसी भाषा में होगा। तो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया जो तुजुके जहांगीरी है आत्मकथा, उसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। भाषा थी फारसी। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज का उपाधि इसने दिया था। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज का उपाधि दिया था। आइए वास्तुकला भी समझते हैं। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है, इसके ससुर जो थे नूरजहाँ के पिता, नूरजहाँ द्वारा अपने पिता मिर्जा गयास बेग हेतु, देखिए नूरजहाँ जो है पूरा छाई हुई थी, ईरानी लोगों का प्रभाव बढ़ गया था। इसकी माँ गुलाब से इत्र निकालती थी। तो देखिए, ये जो नूरजहाँ है वो अपने पिता मिर्जा गयास बेग हेतु इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाती हैं। और ये प्रथम मुगल कालीन इमारत है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। देख लीजिए, ये पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। पितरादुरा नामक जराऊ काम इसमें किया गया है। तो बहुत बीवी आई। इत्मादुद्दौला का मकबरा कौन बनवाया? तो अपने पिता के सम्मान में नूरजहाँ बनवाई। प्रथम मुगल कालीन इमारत जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। पितरादुरा नामक जराऊ काम किया गया। जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे है। नूरजहाँ जो है जहांगीर का मकबरा बनवाई थी। अशोक का प्रयाग स्तंभ जो है उसमें समुद्रगुप्त का चर्चा तो है ही, साथ साथ में जहांगीर का भी चर्चा है अशोक के प्रयाग स्तंभ में। अब आते हैं जहांगीर के समय में यूरोपीय लोगों का कंडीशन जानते हैं। तो जहांगीर के समय यूरोपीय यात्री हॉकिंग्स आए थे, प्रथम अंग्रेज। राजा जेम्स प्रथम का दूत था। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां का उपाधि दिया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो जहांगीर के समय यूरोपीय यात्री हॉकिंग्स आया था। राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इंग्लिश खां का उपाधि दिया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। दूसरा व्यक्ति टॉमस रो आया था, अंग्रेज। फ्रांसिस्को पेल्सट आए थे जो डच थे, उन्होंने किताब लिखा था रिमॉन्स ट्रेंटी। विलियम फ्रिंच आए थे। उसके बाद एडवर्ड टेरी आए थे। तो यूरोपीय यात्री हमने पूरा का पूरा देखा, पूरा यूरोपीय यात्री का क्रम हमने देखा।
फिर से एक बार देखते हैं। हॉकिंस आए थे प्रथम, राजा जेम्स प्रथम का दूत था। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां का उपाधि दिया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। टॉमस रो आया था अंग्रेज दूसरा। फ्रांसिस्को पेल्सट आए थे जो डच थे, उनका किताब है रिमॉन्स्ट्रेंटी। विलियम फ्रिंच आए थे और एडवर्ड टेरी आए थे। ये सारे यूरोपीय यात्री आए थे। अन्य तथ्य में बात करें तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह सोने की जंजीर थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में युद्ध हुआ। 1606 में भेरावल नामक मैदान पर युद्ध हुआ 1606 में। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुसरो को शाहजहां का उपाधि दे दिया। ठीक है, तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दे दी। यानी विद्रोह किया खुसरो और खुर्रम जो है शाहजहां बना, और अगला शासक कौन होगा? शाहजहां ही बनेगा। बगावत करने वाला था खुसरो, लेकिन उसके जीवन में खुशी नसीब था नहीं, राजा बन नहीं पाया, चला गया मदद मांगने अर्जुन देव से, और 5वें गुरु अर्जुन देव का भी हत्या हो गया इसी कारण। लेकिन खुर्रम जो है वो बाजी मार गया और नेक्स्ट जो है बादशाह खुर्रम बनेगा, जिसको इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में 1627 से 1657 30 साल। जन्म 1592 में हुआ। पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम राधा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। माता का नाम राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। जन्म हुआ लाहौर में। नाम था खुर्रम। पत्नी था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको मुमताज़ महल बोलते हैं। उसको मलिक ए जमानी का उपाधि दिया था। मृत्यु हो गया था पत्नी का 1631 में, और ताजमहल का निर्माण इसने पत्नी के याद में करवाने का काम किया। राज्य अभिषेक हुआ 1628 में आगरा में। राजधानी 1628 में आगरा बनाया, 1638 में दिल्ली बनाया। यमुना के किनारे शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली का स्थापना किया। यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नाम का नगर बसाया, पुरानी दिल्ली का स्थापना किया। मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा में हो गया। शाहजहां वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसके समय वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, ताजमहल इसने बनवाया, मयूर सिंहासन बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया आगरा में, शीश महल बनवाया लाहौर में, दीवाने आम व दीवाने खास बनवाने का काम किया। क्या क्या किया? दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन, मोती मस्जिद आगरा में, शीश महल लाहौर में, दीवाने आम और दीवाने खास बनाने का काम इसने किया। ताजमहल के बारे में जानते हैं। बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाया गया। बेगम मुमताज़ महल के याद में ताजमहल बनाया गया। बेगम मुमताज़ महल के याद में बनाया गया। स्थापत्य करते अहमद लाहौरी। रूपरेखा उस्ताद ईसा तैयार किए। भारतीय, ईरानी व मध्य एशिया का मिश्रण था ये। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। मयूर सिंहासन, मुख्य कलाकार था बेबादल खां। पित्रादुरा जराव काम, यूनानी देवता आर्फिसियस का चित्रण भी इस पर किया गया था। मयूर सिंहासन आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं लाल किला के बारे में। लाल किला के दरवाजे जो हैं, पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी कहते हैं, दक्षिणी लाहौरी दरवाजे को दिल्ली कहते हैं। उसमें लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास बनाया गया था। लाल किला के अंदर में ही क्या बनाया गया था? दीवाने आम, दीवाने खास। लाल किला के अंदर में ही बनाया गया था दीवाने आम, दीवाने खास। लाल किला के अंदर में ही दीवाने आम, दीवाने खास बनाया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। मयूर सिंहासन के बारे में बात करते हैं तो मयूर सिंहासन जो है तख्ते ताउस, वो पित्रादुरा शैली जराऊ काम किया गया था। कोहिनूर मतलब उस पर ये डाला गया था। उस पर मुख्य बनाने वाले थे बेबादल खां। यूनानी देवता आर्फिसियस का चित्र था। कोहिनूर हीरा का भी उस पर चित्रण मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली में करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण पुत्री जहां आड़ा ने करा था। इसकी पुत्री जहां आड़ा में आगरा में जामा मस्जिद कराया। फिर से देखते हैं। लाल किला दिल्ली। दरवाज़ा, पश्चिमी दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा, दक्षिणी दरवाज़ा दिल्ली। दीवाने आम, दीवाने खास उसी के अंदर है, लाल किला के अंदर। ठीक है,
फिर बात करते हैं दीवाने आम दीवाने खास लाल किला के अंदर नहीं है, ठीक है। ये जो है दरवाज़ा है उसका पश्चिमी दरवाज़ा लाहौरी और दक्षिणी दरवाज़ा दिल्ली। लाल किला जो है दिल्ली में है। दीवाने आम दीवाने खास बनवाने का काम किया। मयूर सिंहासन तख्ते ताव जो पित्रा शैली है। जराऊ काम कोहिनूर। मुख्य बेबादल खां यूनानी देवता आर्फिसियस का चित्र था। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो दिल्ली में करवाया। ये करवाया था आगरा में। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया। शाहजहां के बारे में बात करते हैं। स्थापत्य कला तो राज कवि था कलीम फारसी, अन्य था बंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र संस्कृत और सुंदरदास व चिंतामणि हिंदी के। वंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र संस्कृत और सुंदरदास व चिंतामणि हिंदी। दिल्ली में कॉलेज का निर्माण कराया। कविंद्राचार्य सरस्वती की उपाधि व तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। संस्कृत आचार्य जगन्नाथ महाकवि राम की उपाधि। संस्कृत आचार्य जगन्नाथ को महाकवि राम का उपाधि दिया था। कविंद्राचार्य को सरस्वती की उपाधि व तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए जाना जाता है। दिल्ली में कॉलेज का निर्माण कराया और सबसे प्रमुख योगदान पुत्र दारा शिकोह। सबसे प्रमुख इन सब में योगदान इसका पुत्र दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा था, जिसको पता है कि इसके छोटे भाई औरंगजेब ने इसका मृत्यु करवा दिया। दारा शिकोह का सामान्य परिचय। शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र, अरबी फारसी व संस्कृत का विद्वान था। कादरी नाम उपनाम से कविता लिखता था। गुरु मुल्ला साहेब बदख्शी कादरी सिलसिला से जुड़े हुए थे। उपाधि जो है लेनपुल ने उसको लघु अकबर कहा है। शाह बुलंद इकबाल शाहजहां ने कहा है। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सा उपाधि दिया? शाह बुलंद इकबाल का। इतिहासकार लेनपुल ने उसको लघु अकबर कहा है। शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र है। अरबी फारसी व संस्कृत विद्वान है। कादरी उपनाम से कविता लिखता है। गुरु मुल्ला साहेब बदख्शी कादरी सिलसिला से वो जुड़ा हुआ है। दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह ने सबसे ज़्यादा योगदान साहित्य के क्षेत्र में दिया। फारसी में उसके अनुवाद किया। किसकी चीज़ों को फारसी में अनुवाद किया? रामायण का, भगवद गीता का, योग वशिष्ठ का और उपनिषदों का सर्रे अकबर और सर्रे असरा नाम से किया। साहित्यिक योगदान में बात हम करें तो फारसी में अनुवाद किया रामायण का, भगवद गीता का, योग वशिष्ठ का, उपनिषदों का सर्रे अकबर नाम से किया। अन्य सफीनात अल औलिया और मजमूल बहरीन मूल रचना इसका था। मृत्यु 1659 में औरंगजेब द्वारा फांसी दे दिया गया और इसकी मृत्यु हो गई 1659 में। शाहजहां के बारे में बात करें आगे तो शाहजहां चित्रकला का व संगीत के बारे में बात करें तो प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम और संगीतकार थे लाल गुल खां, जिसको गुल समंदर का उपाधि दिया था। शाहजहां की बात करें तो प्रमुख चित्रकार इसके समय थे मोहम्मद फ़कीर व मीर हाकिम और संगीतकार थे लाल खां, जिसको गुल समंदर का उपाधि दिया था। अन्य तथ्य की बात करें तो शाहजहां जो है शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को कहा जाता था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद एवं महाबत खां को खान खाना का उपाधि दिया था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद और महाबत खां को खान खाना का उपाधि दिया था। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। तो सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु का अभाव फैलने के और उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस समय शुजा जो था, उसका पुत्र शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था। ध्यान दीजिए, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में, औरंगजेब दक्कन में। ठीक है। बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई फरवरी 1658 में। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। शाह शुजा बहादुरगढ़ की लड़ाई 16 फरवरी 1658 में हार के बंगाल भाग गया। धर्मट का लड़ाई हुआ 1658 में। जसवंत सिंह की पराजय एवं औरंगजेब विजय हो गया। धर्मट की लड़ाई 1658 में हुआ, इसमें जसवंत सिंह हार गए, औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का लड़ाई हुआ मई 1658 में। दारा शिकोह की पराजय, औरंगजेब विजय हो गया। सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह हार गया। खजवा का लड़ाई हुआ जनवरी 1659 में। इसमें शाह शुजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी की ओर चला गया, जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी। शाह शुजा की हत्या कर दी। खजवा की लड़ाई 1659 में। देवराई की लड़ाई 1659 में। दारा की पराजय, औरंगजेब विजय हुआ। देवराई की लड़ाई इसमें सबसे फेमस है, देवराई वाला याद रखिएगा, मेन लड़ाई है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। आलमगीर औरंगजेब
परिचय। मुगल साम्राज्य का छठवां और अंतिम प्रभावी बादशाह। जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1618 को दाहोद गुजरात में। इसके जो थे पिता था इसका पिता था शाहजहां। इसको 4 पुत्र था, दारा शिकोह, ठीक है, यानी शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, ठीक है, मुमताज़ महल से औरंगजेब हुआ था, और मुराद, ठीक है। फिर से देखिए, ये जो शाहजहां है इसको 4 लड़के हैं, एक है दारा शिकोह, एक है शाह शुजा, एक है औरंगजेब जो मुमताज़ महल से उत्पन्न संतान था, अब मुराद, और 3 पुत्री भी है। शाहजहां को 3 पुत्री भी था। 3 पुत्री में जहां आड़ा प्रथम नारी थी, फर्स्ट लेडी कहा गया जहां आड़ा को। पत्नी की बात करें तो रबिया बेगम दिलराज बानो बेगम का मकबरा जो है, ये औरंगजेब की पत्नी है। रबिया बेगम दिलराज बानो बेगम मकबरा इसका औरंगजेब जो है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया है, महाराष्ट्र में। इसके शिक्षक थे मीर मोहम्मद हकीम, और सुन्नी धर्म में इसको जिंदा पीर कहा जाता था। उत्तराधिकार के युद्ध में के बाद राज्याभिषेक एक बार 2 बार हुआ राज्याभिषेक, जुलाई 1658 में आगरा में, और 1659 में दिल्ली। देवराय युद्ध जीतने के बाद जो है 1659 में दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ। लड़ाई इसने कौन कौन लड़ाई लड़ा, तो बहादुरगढ़ का लड़ाई लड़ा, शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। धर्मट का लड़ाई लड़ा 1658 में, जसवंत सिंह की पराजय औरंगजेब विजय, वही लड़ाई फिर है। सामूगढ़ की लड़ाई 1658, दारा का पराजय औरंगजेब विजय। खजबा का लड़ाई 1660, शाह शुजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी को चला गया, जहां अराकानियों ने हत्या कर दिया। और देवराई का लड़ाई 1659, दारा की पराजय औरंगजेब का विजय। औरंगजेब का धार्मिक जीवन, सुन्नी मुस्लिम और शरीयत में आस्था रखता था, इसलिए जिंदा पीर कहा गया उसको। रूढ़िवादी विचारधारा था, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति के विपरीत था। अपने फरमान जारी से जवाबीत कहा गया इसके फरमान को। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया। नौरोज, गायन, झरोखा दर्शन, जन्मदिन पर तोलने की प्रथा, नौरोज, गायन, झरोखा दर्शन, जन्मदिन पर तोलने की प्रथा सब बंद करवा दी। हालांकि स्वयं बीना बजाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक फारसी पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई। 1679 में जजिया कर पुनः शुरू किया, जो 1711 में समाप्त हो गया पूरी तरह से। मोहम्मद शाह रंगीला इसको समाप्त कर दिया पूरी तरह से जजिया कर को। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारी नियुक्त किए। सोमनाथ मंदिर गुजरात, विश्वनाथ मंदिर बनारस, और जहांगीर के काल में वीर सिंह देव द्वारा निश्चित केशव राय मंदिर मथुरा को इसने तोड़ने का काम किया। औरंगजेब को भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों को देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को खुलदाबाद में हो गया, जो अब रोजा कहलाते थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दिया। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। मई 1666 में आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। अब है उत्तरवर्ती मुगल शासक, जिसमें बात करेंगे बहादुर शाह 1707 से 12। उत्तरवर्ती बात करेंगे बहादुर शाह 1707 से 12। उसके बाद है देखिए 1712 से 13 है जहांदर शाह, जिसको लंकपट मूर्ख कहते हैं। फिर फर्रुख सियार, जिसको घृणित कायर कहते हैं, 1713 से 1719। फिर है आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, 1754 से 59। फिर अहमद शाह 1748 से 54, 1748 से 54 है अहमद शाह, ठीक है। फिर 1754 से 59 है आलमगीर द्वितीय, ठीक है। 1759 से 1806 है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 1806 से 1837 है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और एक मिनट, इसको हम फिर से आपको बताते हैं, सीरीज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए पहले बात करते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह कब से कब है? 1707 से 12। फिर 12 से 13 कौन है? तो जहांदर शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं। फर्रुख सियार, जिसको घृणित कायर गिद्दर शायर कहते हैं, 1713 से 19।
फिर 19 से 48 है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं। फिर अहमद शाह है 48 से 54। फिर 54 से 59 है आलमगीर द्वितीय। फिर 59 से 1806 है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसके समय पानीपत का थर्ड लड़ाई हुआ, बक्सर का लड़ाई हुआ शाह आलम द्वितीय के समय। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 37। और फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 अंतिम शासक। अब जानते हैं इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, इसको शाह बेखबर कहा गया। सर्वाधिक वृद्धावस्था में बादशाह बना, शाहू को कैद से रिहा कर दिया था ये। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया इसका। सिडनी ओवेन ने अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में कुछ अच्छी बात कहा जा सकता है इसके बारे में कहा। उसके बाद बात करें जहादर शाह लंपट मूर्ख, लाल कुमारी नाम के वेश्या के प्रभाव में था। कृषक शोषणकारी इजारा व्यवस्था शुरू किया था। कृषक शोषणकारी इजारा व्यवस्था शुरू किया था। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर इसके समय में कहा गया। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर कहा गया, किंग मेकर। उसके बाद करते हैं फर्रुख सियार, घृणित शायर गिद्दर शायर इसको कहा जाता है। घृणित कायर गिद्दर शायर कहा जाता है। सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बना था। 4 लोगों को सैयद बंधु ने राजा बनाया था। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया। जयसिंह को सवाई का उपाधि दिया था फर्रुख सियार। 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी हुआ था इसके समय। और 1719 में सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ द्वारा हत्या इसका कर दिया गया। उसके बाद कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बादशाह में 1719 से 48। 1719 में निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधु को मार डाला। 1719 में निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधु को मार डाला। अवध में सरफराज खां ईरानी, हैदराबाद में चिनकिलीज खां, निजाम उल मुल्क तुरानी, बंगाल में मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र हो गया इसके समय में। अवध में सादत खां जो ईरानी था, हैदराबाद में चिनकिलीज खां, निजाम उल मुल्क जो तुरानी था, और बंगाल में मुर्शिद कुली खां इसके समय स्वतंत्र हो गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय। 1739 में ईरान के सम्राट नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन का दिल्ली पर अटैक हुआ। नादिर शाह तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन लेकर यहाँ से चला गया। उसके बाद बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का युद्ध हुआ। आलमगीर द्वितीय के समय 1757 में पलासी का लड़ाई हुआ। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में पानीपत का तीसरा लड़ाई और बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें भारत पर 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। शाह आलम द्वितीय अली गौहर ने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद का संधि 1765 में हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बन गया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दी और अपने केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, जहां 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। 1835 में मुगल सिक्के चलना बंद हो गए। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह के समकालीन थे। बहादुर शाह जफर ने लाल किले में हीरा महल बनवाया। हयात बख्श बाग भी लाल किले में स्थित है। अब हम बात करते हैं मुगल प्रशासन की। तो बात करते हैं केंद्र है, उसके बाद सूबा है, उसके बाद सरकार है, फिर परगना है, फिर दस्तूर है, फिर ग्राम है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई होती थी। मंत्रिपरिषद को विजारत कहते थे। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस्सद और मीर समन में बांट दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान का पद पर रहने का काम किया। असद खान ने मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के एक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन मिलता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुआ। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ ने करवाया। आना सिक्का सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था, जो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सबसे बड़ा संसब सोना का सिक्का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो सिक्का था उसका नाम था इलाही सिक्का। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। एक दाम में 40 रुपया होता था। मुगल कालीन सेना 4 भागों में थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल कालीन 3 वर्गों में भूमि था:
खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि, संयुगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि से मिल्क भी कहा जाता था। अकबर ने करोड़ी नाम के अधिकारी को नियुक्त 1573 में किया था। यक्षनवे क्षेत्र में 1 करोड़ का दाम वसूलना होता था। औरंगजेब के शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया गया और भू राजस्व की उपज का आधा कर दिया गया। औरंगजेब के समय मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्ट होते थे, ये किसान उसी गांव में भूमि करते थे जहां के निवासी थे, खुद करते थे। पाही कास्ट दूसरे गांव में जा खेती करते थे। मुजारियन जो खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर खेती का काम करते थे, उनको मुजारियन कहा जाता था, मुजारियन। प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं तो प्रमुख अधिकारी की बात करें तो सूबेदार होता था प्रांत में शांति स्थापित करना, दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह, बख्शी होता था प्रांतीय सैन्य प्रधान, फौजदार होता था जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, आमिल या अमल गुजार होता था जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल होता था नगर प्रधान, सिकदार होता था परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार, आमिल होता था ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना, मदद ए मास होता था लगानहीन भूमि का सर्वेक्षण, मीर समा होता था सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान, और दरोगा ए डाक चौकी होता था सूचना और गुप्तचर विभाग देखता था दरोगा ए डाक चौकी। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।